Hello friends, first of all welcome to my YouTube channel and good morning to all of you because this is the time about 9 a.m. so it is a morning time. So I wish you a happy good morning and have a good day. आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का एक नया टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, हम लोग बचपन से कहने का मतलब जब हम लोग 7th-8th क्लास में रहते हैं तो हम लोग किसी भी रीजन का एरिया लिखते हैं। जैसे मान लो कि सर्किल का एरिया हो जाता है पाई, अगर रेडियस आर है तो पाई आर का स्क्वायर। उसी तरह से अगर हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसका हम लोग एरिया जो है बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी है, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी रीजन। मतलब कुछ ना कुछ तो मेथड होगा जिसके हेल्प से किसी ना किसी पार्टिकुलर रीजन का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में बेसिकली यही जाना जाता है कि एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले हम लोग जान लिए कि एरिया क्या होता है। बहुत सारा ऐसा रीजन है जिसका एरिया हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि उसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही जानेंगे कि एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मतलब व्हाट इज द मेथड बिहाइंड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी बाउंडेड रीजन। ठीक है, चाहे वो रीजन किसी भी कर्व से घिरा हुआ हो, चाहे वो रीजन किसी भी स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ हो। क्लियर? चलिए, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो उसी ड्यूरेशन में मैंने आपको एरिया का एक कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। आपको पता होगा कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर वी हैव क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर a टू b fx dx, ये जो है इसका fx का मॉड लेंगे, ये जो है हमेशा आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एरिया प्रोवाइड करेगा। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कौन सा कर्व? y इज इक्वल टू fx, बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू fx। ठीक है, कॉमा x एक्सिस एंड द बाउंड्री लाइंस, कौन सा लाइंस? x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू। क्लियर? ये जो आप देख रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल किसी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शंस का जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है a टू b, तो ये हमेशा आपको एरिया ही प्रोवाइड करेगा। और ये किस रीजन का एरिया है? ये उस रीजन का एरिया है जो कि हम लिख चुके हैं। ये रीजन है आपका एक कर्व है, मान लो सपोज दैट दिस इज y इज इक्वल टू fx। ठीक है, ये हो गया ऑरिजिन, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये दो बाउंड्री लाइन है। ये मान लो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, तो ये कौन सा रीजन हुआ? ये कर्व, ये x एक्सिस और दो बाउंड्री लाइन से जो घिरा हुआ रीजन है उसी का ये एरिया प्रोवाइड करता है। सपोज दैट मान लो इसका एरिया है, तो यही एरिया जो है आपको देगा कौन? ये डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो हम लिख चुके हैं ऊपर में। दिस इज वी हैव a इज इक्वल टू दिस, हम a मान लीजिए a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b mod fx dx इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू fx, comma x axis, comma x axis and the boundary line x is equal to and x is equal to. This is the basic concept, this is the basic formula to find out the area of a region which is bounded by the curve y is equal to fx, comma x axis and the boundary lines x is equal to a and x is equal to b. This is the first formula to find out the area of a bounded region. Clear? चलिए, जब हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि जब तक हमको रीजन नहीं पता चले, मतलब कर्व दिया हुआ रहेगा तो कर्व दिया हुआ रहने से आपको उस कर्व को पहले ट्रेस करने आना चाहिए। जब तक वो कर्व आपको ट्रेस करने नहीं आएगा तब तक आप किसी भी गिवन कर्व के बाउंडेड रीजन का एरिया नहीं निकाल सकते हैं। मतलब द फर्स्ट step to find out the area of any curve bounded by area of any region bounded by any curve is to have a draw to the curve in a coordinate plane। मतलब जो पहला स्टेप है वो है आपका उस कर्व को ट्रेस करना एक्स वाई प्लेन में
जिस कर्व से आप जो भी रीजन बाउंड कर रहे हैं उसका एरिया निकालना अगर चाहते हैं। बात समझे, मतलब ट्रेसिंग ऑफ कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग क्योंकि आज कर्व या जो भी है फंक्शंस या फिर जो भी है ये हम अभी तो नहीं पढ़े, इससे पहले भी हम लोग ने बहुत सारे कर्व जो है पढ़ चुके हैं। बहुत सारा ऐसा फंक्शंस है जिसका हम लोग को एरिया मतलब जो है उसका क्या बोलते हैं ग्राफ हमको पता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे नॉन फंक्शंस का ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको आता है, मैं बस उसको रिकॉल कर लूँगा। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ नॉन कर्व जो है उसको हम लोग ट्रेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग बना देंगे ट्रेसिंग ऑफ सब नॉन कर्व्स, ठीक है। सबसे पहला देखो, एक नंबर जो है आपका है y इज इक्वल टू x। हमको पता है ये जो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये जो लाइन है यही लाइन है आपका y इज इक्वल टू x, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आप कोऑर्डिनेट पे पढ़ेंगे, क्लियर। दूसरा जो है आपका ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। जब आप माइनस एक्स को ट्रेस करोगे तो ये हो गया ऑरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये जो लाइन दिख रहा है आपका यही लाइन हो जाता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आते हैं तीसरा नंबर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी आपको पता है, ये जस्ट आपको पता होगा, ये पाराबोला होता है और ये y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y है, और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चौथा नंबर, y इज इक्वल, अगर हमको x क्यूब का ग्राफ लिखना है तो x क्यूब का ग्राफ ये होगा, ये भी एक नॉन कर्व है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x का क्यूब, क्लियर। ये चौथा नंबर। नेक्स्ट आता है पांचवा नंबर, y इज इक्वल टू x टू द पावर 2n, कॉमा दे करके n बिलोंग्स टू इवन, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो उस केस में ये हमेशा x स्क्वायर का ही ग्राफ होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो x स्क्वायर के ही तरह होगा, जस्ट x स्क्वायर, ठीक है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x टू द पावर 2n, कोई दिक्कत नहीं, ऑरिजिन हो गया, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x टू द पावर 2n प्लस 1, कॉमा दे करके n बिलोंग्स टू, ठीक है, i प्लस पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब 3 5 7 x टू पावर x का क्यूब की तरह ग्राफ होगा। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा आपका ये ऐसे हो जाएगा, ऑरिजिन x y एक्सिस। नेक्स्ट है 7 नंबर, y इज इक्वल टू रूट x, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जब रूट x को ट्रेस करेंगे तो रूट x का ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट x, दिस इज ऑरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस। उसी तरह से 8 नंबर, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, जब इसको ट्रेस करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ ये होगा, क्लियर। ये हो जाएगा ऑरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ। तो ये सब कुछ नॉन फंक्शंस हैं, नॉन क्या बोलते हैं कर्व है, जिसका हम लोगों को पहले से पता रहता है, ठीक है। उसी तरह से 9 x टू द पावर, ठीक है, अगर हमको ग्राफ लिखना है x टू द पावर, इसी का जनरलाइज केस ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2n nth रूट ऑफ x। फिर वही बात, यहाँ n जो है आपका क्या है i प्लस है, तो ग्राफ रूट x की तरह होगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2nth रूट ऑफ x, ऑरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस। और 10 नंबर, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1th रूट ऑफ x, तो इस केस में ग्राफ हो जाएगा x क्यूब की तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑरिजिन, x एक्सिस।
ये सब जो है स्टार्टिंग आपको आना चाहिए, ये सब स्टार्टिंग कर्व है। एक्स हो गया y डॉट एक्स स्क्वायर, y डॉट एक्स क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये सब बेसिक कर्व है जो आपको आना चाहिए। इसको हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और भी देखते हैं, 10 नंबर तक पहुंचे हम। ये आप देख सकते हो, इधर कुछ कर्व इधर भी खींचा हुआ है आपका, क्लियर। चलिए ठीक है, चलो दोस्तों कुछ और देखता हूँ कर्व का नाम जिसको हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो 11 नंबर स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, ठीक है। क्या होता है स्टैंडर्ड सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो इसका ग्राफ आपको पता है, ये हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही आपका सेंटर है और रेडियस आपका ये है, ठीक है। 12 नंबर एक जनरलाइज सर्कल, जनरल सर्कल, जनरल सर्कल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है। तो इस जनरल सर्कल का आपको पता है सेंटर जो होता है वो होता है -g, -f, और रेडियस जो होता है, ठीक है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। इस कर्व को अगर हमको ट्रेस करना है तो पता है सेंटर भी 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होगा। मान लो सपोज दैट ये ऑरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो ये आपका सेंटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू r, याद रखना। तो जनरल सर्कल को भी ट्रेस कर सकते हैं। चलिए स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोलास, स्टैंडर्ड पैराबोलास बहुत सारा है, उसमें से आपका 13 नंबर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको अगर हम ट्रेस करेंगे तो ये ट्रेस हमको पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इससे करता है। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्चुअली यहाँ पे इसको a से इंडिकेट करता है, वर्टेक्स हो जाता है, ये मेरा क्या कहलाता है, वर्टेक्स, ठीक है। चलिए फिलहाल वही, जब हम इसको पूरी तरह से दिखाएंगे तो वहां आपको बता देंगे कि क्या होता है। 14 वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर -4x है तो सेम चीज है, और ये आपका पलट जाएगा, ऑरिजिन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है 14 जो 50 वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यह पहले भी देख चुके हो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही ग्राफ है पैराबोला। ऑरिजिन हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। 16 नंबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, क्लियर। तो ये ग्राफ का डाउनवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ऑरिजिन वाई एक्सिस, तो ये चारों के चारों स्टैंडर्ड पैराबोला कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 14 स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स। इलिप्स का फिगर ये होता है, और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस में आपका ए जो है बी से बड़ा है, लेकिन एक इलिप्स ऐसा भी होता है जो कि इस तरह से दिखेगा, ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपको बता दें ये ए होता है a,0 और ये बी होता है, सॉरी ये ए डैश होता है और ये बी है 0,b और यहाँ बी डैश होता है, ठीक है। और इस केस में इक्वेशन सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस बार बी जो है वो ए से बड़ा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कैमरा उधर फेस कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका इलिप्स हो गया, दोनों इलिप्स का इक्वेशन सेम होगा, बट अंतर क्या हो जाता है कि वो फिगर थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। अगर ए बी से बड़ा हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल टाइप का रहेगा,
और अगर बी ए से बड़ा है तो वर्टिकल टाइप का आपका क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये जितना भी सर है, सर्किल है, पाराबोला है, इलिप्स है, ये हम लोग सब कोनिक सेक्शन में पढ़े हुए हैं और पहले से भी इन सब कर्व के बारे में आइडिया हम लोग को रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम कर्व भी सब ट्रेस कर सकते हैं। चलिए कुछ और कर्व के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुछ और भी स्टैंडर्ड कर्व है जिसको हम लोग को जानना चाहिए। तो हम लोग अगला नंबर देखते हैं। नेक्स्ट आगे है हाइपरबोला। हाइपरबोला एक हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x² - y² - b²। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है और इसका जो इक्वेशन होता है वो इस तरह से होता है, सॉरी इसका जो कर्व होता है उस तरह से। ये है आपका हाइपरबोला, ये ऑरिजिन y एक्सिस x एक्सिस यहाँ होता है a और ये हो जाएगा आपका x। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज हाइपरबोला। अब आता है अगला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है वो रहता है x/, ठीक है। और जब इस कर्व को ट्रेस करोगे आप, ये कर्व इस तरह से हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये x एक्सिस हो गई, तो ये दोनों स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ये जानना चाहिए, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब अगला आते हैं हम लोग साइन y = sin x। साइन का भी ग्राफ होना चाहिए। दिस इज ऑरिजिन y एक्सिस, y = 0, x = 0, एंड दिस इज द लाइन y = 1 एंड दिस इज y = -1। आपको पता होना चाहिए कि साइन का जो रेंज होता है वो -1 से प्लस होता है, ये दोनों बाउंड्री लाइन लिखना बहुत जरूरी है। जब आप साइन को ट्रेस करेंगे तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। ये साइन का ग्राफ है, क्लियर। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आज से आना चाहिए। ये 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया आपका 3π/2, ये हो जाएगा आपका 2π। फिर बैक में जाइए पीछे, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π/2। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइंस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला आते हैं y = cos x। ऑरिजिन y = 0, y एक्सिस, इसमें भी बाउंड्री लाइन लिखना पड़ेगा, y = 1 एंड दिस इज y = -1। cos x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। ये आप इस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। ये ऑरिजिन, ये π/2 प्लस में -π/2, ठीक है, पाई, ये 3π/2 माइनस में, 3π/2 प्लस में, ये कॉस x का, क्लियर। नेक्स्ट y = 10x। 10x पता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। कहने का मतलब ऑड π/2 पे 10 का ग्राफ जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब जहां भी फंक्शन अनडिफाइंड होगा ना वहां पर ग्राफ नहीं रहेगा, ये नॉन चीज है, ठीक है। ये ऑरिजिन हो गया, x एक्सिस, ये अपने में से लाइन खींच दीजिए, ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा आपका -π/2। 10 का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। देखिए यहाँ π/2 पे भी ग्राफ नहीं है और -π/2 पे भी ग्राफ नहीं है, लेकिन जस्ट उसके आगे पीछे जो होता है ग्राफ आपका इंफिनिटी को टेंस करेगा। तो जैसे देखो π/2 से पीछे प्लस इंफिनिटी को टेंस किया, तो जस्ट π/2 के आगे जो है वो -इंफिनिटी को टेंस करेगा। ये होता है 10 का ग्राफ, ठीक है। ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, मतलब हर ऑड पाई पे ग्राफ आपका
या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या तो माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसी को बोलते हैं, इसका ग्राफ है ये नेक्स्ट। अगला आते हैं नेक्स्ट, y इज इक्वल टू cot x। cot x जो है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ये 0 हो गया और ये हो जाएगा आपका पाई, और cot x का ग्राफ ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है और ये हो जाता है पाई बाई। तो पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई और यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, और जी अब चाहो तो बैक भी जा सकते हो पीछे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये किसका ग्राफ हो गया, cot x का ग्राफ। नेक्स्ट अगला y इज इक्वल टू cot x के बाद sec x, और हमको पता है sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल है, तो जहां cos अनडिफाइंड होगा, जहां cos 0 होगा वहां sec अनडिफाइंड होता है। तो देखिए cos ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऑरिजिन y बराबर 1, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू 1, ये y बराबर 0 था, और ये हो गया तुम्हारा y इज इक्वल टू माइनस। cos का ग्राफ जो हम लोग खींचेंगे कैसे, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन में cos का ग्राफ खींचेंगे। दिख रहा है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो डॉटेड लाइन है क्योंकि हमको cos का रेफरेंस लेना है ना, तो cos को हम लोग डॉटेड लाइन में खींचते, जहां जहां पर cos x एक्सिस को कट कर रहा है वहां वहां पर एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल। जहां जहां भी आपको x एक्सिस को कट कर रहा है वहां वहां लाइन खींचेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, वहां वहां लाइन खींचेंगे पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1, ये ग्राफ डिक्रीजिंग है तो रेसिप्रोकल का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, और ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये नीचे गया तो फिर ये जो आप देख रहे हैं कटोरा टाइप का बना हुआ है, यही इसका ग्राफ है, यही ग्राफ है y इज इक्वल टू sec x। फिर नीचे आया तो नीचे मतलब जो नीचे है उसका नीचे तक जाके कटोरा बनेगा, जो ऊपर है वो ऊपर कटोरा बनेगा। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, sec x का ग्राफ ट्रेस करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो और भी पोर्शन का ग्राफ आप खींच सकते हैं, ये तरीका है, ठीक है। So this is the interesting graph of y is equal to sec x. Likewise we trace the graph of y is equal to cosec x. So बहुत सिंपल है, और ये सब क्योंकि बेसिक ग्राफ है जो आपको एरिया जानने से पहले, एरिया का क्वेश्चन बनाने से पहले आना ही आना चाहिए, क्योंकि किस ग्राफ का यूज कब हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है तब आपको पता चलता है कि नहीं अब इस ग्राफ का यूज करना है। ओके, चलिए आइए कुछ और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग खींचेंगे y इज इक्वल टू cosec x, और cosec जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, और हमको पता है साइन जहां 0 होगा वहां cosec डिफाइन होगा, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n बाई। चलिए ग्राफ लिखना है cosec का, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, किसका रेफरेंस लेंगे, साइन के ग्राफ का रेफरेंस लेंगे, ये रूल होता है। जैसे अगर हमको sec का ग्राफ लिखना था तो cos का रेफरेंस लिए थे, उसी तरह अगर हमको cosec का ग्राफ कितना है तो साइन का रेफरेंस लेंगे। तो पहले साइन के ग्राफ को डॉटेड लाइन में ट्रेस करेंगे। तो ये ऑरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया तुम्हारा y इज इक्वल टू 1, और ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू -1। पहले जो है आप साइन के ग्राफ को ट्रेस कर लो डॉटेड लाइन में, पहले ही बता चुके हैं, ये डॉटेड लाइन। उसके बाद जहां जहां भी एक्स एक्सिस को कट किया ये ग्राफ, वहां वहां पे एक लाइन खींची है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये देख सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसके बाद जो पोर्शन ऊपर है उस पोर्शन पे के पास कटोरा ऊपर बनेगा,
और जो पोर्शन नीचे है तो नीचे करना पड़ेगा। ये तो पिछले बार डिफरेंट लास्ट। फिर यहाँ देखो ये नीचे है तो नीचे करना पड़ेगा, ये ऊपर है तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है cosec x का ग्राफ लिखने का। ठीक है, इस तरह से हम cosec x का ग्राफ खींच सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल है। क्लियर? चलिए तो कुछ बेसिक देख लिए, उसके बाद हम लोग क्या किए, सर्किल देख लिए, पैराबोला देख लिए, हाइपरबोला देख लिए, इलिप्स देख लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देख लिए। ठीक है, कुछ इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट टाइम y is equal to sin inverse x का ग्राफ for all x belongs to -1 से +1 क्लोज तक। ठीक है, तो sin inverse x का ग्राफ जो होता है वही होता है। और जी ये हो गया +1, ये हो गया -1, यहाँ हो गया π/2, ये हो गया -π/2। आपको पता है sin inverse x का जो रेंज होता है y का वैल्यू -y से +y। उसी तरह से y is equal to cot inverse x का ग्राफ भी आपको आना चाहिए, सॉरी cos inverse x। तो cos inverse x का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से 4 के तरह। और जी ये लाइन हो जाएगा y is equal to पाई, ये हो जाएगा y डॉट 0, ये हो जाएगा 0 से π/2, 0,π/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा -1, ये हो जाएगा -1। ये ग्राफ है आपका किसका, cos इनवर्स x। उसी तरह से y is equal to tan इनवर्स x का ग्राफ भी आना चाहिए। तो tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ये हो जाएगा y is equal to π/2, ये हो जाएगा y is equal to -π/2, ये आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, उसी तरह से लाइकवाइज y is equal to cot इनवर्स x का ग्राफ भी आपको आना चाहिए। तो cot इनवर्स x का ग्राफ ये होता है, ये y is equal to पाई, ये y is equal to 0, और ये cot इनवर्स x का ग्राफ है जो कि डिवीजन ग्राफ होता है, वो इस तरह से आप देख सकते हो। ये हो जाएगा 0 से 5। उसी तरह से y is equal to sec इनवर्स x का भी ग्राफ देख सकते हैं। तो sec इनवर्स x का अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ आप देख सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से आप ग्राफ देख सकते हैं sec इनवर्स x का, जो कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका y is equal to पाई, हो गया y is equal to 0, एक लाइन खींच दो बीच में, y is equal to π/2, और ये हो गया तुम्हारा 1 -1, और यहाँ हो गया तुम्हारा +1। ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, वो ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इस तरह से होगा। हमको पता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1 इसका डोमेन होता है। तो देखो -1 से +1 के बीच में ग्राफ नहीं है, लेकिन -1 से पीछे भी है, -1 से आगे भी है। इसका जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, एक्सेप्ट π/2। उसी तरह से y is equal to cosec इनवर्स x का भी ग्राफ लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x y is equal to 0, ये लाइन हो जाएगा y is equal to π/2, और ये लाइन हो जाएगा y is equal to -π/2। क्लियर? उसी तरह से आप क्या करेंगे, फिर वही -1 से +1 के बीच में ग्राफ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका -1, और यहाँ एक लाइन खींच दीजिए जो कि है आपका प्लस। ये ग्राफ इस बार डिवीजन है, तो ग्राफ इस तरह से आपको दिखा रहेगा, ये ग्राफ आपका इस तरह से डिवीजन है। ये देखिए, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है सॉलिड लाइन में, ये किसका ग्राफ है, cosec इनवर्स x का ग्राफ। इस तरह से ये सब जितने भी ग्राफ मैंने अभी ट्रेस किए, जितने भी फिगर मैंने अभी ट्रेस किए, वो सारे के सारे फिगर आपके नॉन कर्व थे, जो मैंने इससे पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने उसको डायरेक्टली ट्रेस कर दिया। कोई रूल एंड रेगुलेशन तो है नहीं, लेकिन वो रूल एंड रेगुलेशन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि
ये सब आपको एज यूजुअल जैसे हम खींचे हैं वैसे खींचने आना चाहिए, तभी जाके आप एरिया का क्वेश्चन इजी में बना सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी कर्व है जो देखते हैं, फिलहाल इतना रहने दीजिए। चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन करने का मतलब होता है y इज इक्वल टू a to the power x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड a के बारे में कंडीशन था ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रेटर देन डज नॉट इक्वल टू 1, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक पार्ट है फर्स्ट पार्ट जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, और दूसरा पार्ट है जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। इस केस में जब एक्सपोनेंशियल ग्राफ को ट्रेस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये हो जाता है। एक्स एक्सिस ऑरिजिन, वाई एक्सिस, और ये जो ग्राफ है यही है y इज इक्वल टू a टू x। ध्यान रहे ये डिक्रीजिंग ग्राफ है जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में और 0, लेकिन जैसे ही बेस आपका 1 से बड़ा हो जाएगा तो ग्राफ आपका ये हो जाएगा 0 से 1, y एक्सिस, x एक्सिस। तो ये जो है आपका किसका ग्राफ हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्लियर दिख रहा होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ये हो जाता है y इज इक्वल टू log x बेस a। वहां पे यहां भी वही बात है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 and a greater than 0, a does not equal to 1. The condition for the base for the exponential function as well as the logarithm function are same. So यहाँ भी दो पार्ट होगा। if a आपका 1 से बड़ा हो जाएगा, तो जब ये a 1 से बड़ा हो जाएगा तो log का ग्राफ ये हो जाएगा। ये ग्राफ है y is equal to log x बेस a का, ये हो जाएगा 1, 0, ये x एक्सिस, y एक्सिस। और दूसरा केस, अगर a आपका 0 और 1 के बीच में हो जाएगा तो उस केस में लॉग का ग्राफ जो है डिक्रीजिंग हो जाता है और वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये ग्राफ है, ये ऑरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस कटेगा कहां पे, x एक्सिस को 1, 0। ठीक है, तो ये दो जो ग्राफ पहले देखे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ था, और ये जो बाद में दो ग्राफ देख रहे हैं किसका ग्राफ है, लॉगरिथम का ग्राफ है। इस तरह से हम लोग जो नॉन कर्व है उसका हम लोग को ग्राफ आ गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर अगला लेक्चर में इससे कुछ और नया नया कर्व के बारे में जानेंगे और एक जनरल कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं ये भी मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, एंड आई होप यू गाइस यू रियली एंजॉय दिस लेक्चर, एंड आई थिंक आपको बेनिफिट हो रहा होगा, आपका कोर्स भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और आप इंजॉय कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच।